ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर फर्स्ट चल रहा है और पेपर फर्स्ट की यूनिट नंबर 4 और यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर के अंदर अपन टॉपिक नंबर 4 पढ़ रहे हैं, फ्रैंक हार्ट्ज प्रयोग और विविध ऊर्जा अवस्थाएं। इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्ध करो कि परमाणु में ऊर्जा स्तर जो है सतत न होकर विविध या क्वांटीकृत होते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग क्या है, इस प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था क्या है, ठीक है, और क्या कार्य प्रणाली है और कैसे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, जिससे किस तरीके से चीज सिद्ध हो रही है कि जो परमाणु है उसके ऊर्जा स्तर सतत न होकर विविध होते हैं। तो इनको अपन समझ रहे हैं। देखिए कि सन 1914 में जे फ्रैंक और जी हर्ट्ज ने प्रयोग द्वारा परमाणु में विविध ऊर्जावस्थाओं की पुष्टि की है। प्रयोग से किया है ये, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। और ये जो प्रयोग है उसका जो उपकरण है उसके उपकरण को अपन निम्न चित्र से समझ सकते हैं। कैसे? यहाँ ये फिलामेंट है जो गर्म करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके सामने एक प्लेट है जिसको कैथोड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कैथोड सी है, ठीक है। यहाँ से जब ये गर्म होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या हो जाएंगे, इससे प्रतिकर्षित हो जाएंगे। और इधर की तरफ एक ग्रिड वायर लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हुआ है जिससे ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा। पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ से ये प्रतिकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर से इधर की तरफ गति करेंगे, ठीक है। ये जो डॉट 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 मैंने बताया है, ये ट्यूब के अंदर ये एक नली है, इस नली के अंदर पारे की वाष्प Hg, पारे की वाष्प का उपयोग किया गया। Hg एटम्स भरे हुए हैं इसके अंदर, क्या भरे हुए हैं, ये Hg के परमाणु हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं। इन ग्रिड कैथोड सी और ग्रिड के बीच में जो पोटेंशियल लगाए गए हैं वो बैटरी, ये एक बैटरी लगाई है। इस बैटरी के द्वारा जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1 है, और ये वेरिएबल है, मतलब इसको अपन चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो चिन्ह होता है इस तरीके का क्रॉस वाला, ये दर्शान करता है कि V1 का वैल्यू जो है आप चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर प्लेट P है, ये इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, ग्रहण कर ले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब है यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ जमा हो जाते हैं और ये धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग है, ठीक है। अब अपन जो है इसको समझने के लिए पूरे सिस्टम को, इससे अपन ये चीज सिद्ध करने के लिए मैंने 10 पॉइंटों में इसको डिवाइड कर दिया है। पहले तो मैंने थोड़ा सा ये चीज और लिख दिया कि चित्र में, इस चित्र में जो संयुक्त ये जो संकेताक्षर हैं उनका अर्थ निम्न है। F फिलामेंट है, C कैथोड है, G ग्रिड वायर है, P संग्राहक प्लेट है और A क्या है, एमीटर है, ठीक है। तो इसको मैंने 10 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है सुविधा के लिए, आपको याद करने में सुविधा है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है कि चित्रानुसार कैथोड सी से तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, तापायनिक मतलब उसको गर्म करके, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रिड तार G की ओर त्वरित होते हैं, मतलब ये इधर की तरफ से इधर की तरफ आते हैं, ठीक है। ग्रिड तार G को कैथोड C के सापेक्ष धनात्मक विभव V1 पर रखा जा रहा है। देखिए अब ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। ग्रिड तार G पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ग्रिड तार पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2mv², गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2mv² होती है, वो eV1 के बराबर होगी। क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई आवेश, किसी आवेश पर अपन पोटेंशियल V लगाते हैं, ठीक है, किसी आवेश पर V लगाया जाता है तो उसके द्वारा ऊर्जा E = क्या होती है, QV। तो Q की जगह यहाँ पे क्या है, E इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। V की जगह क्या लगाया हुआ है, पोटेंशियल अपन ने V1 लगा रखा है। तो ये जो ऊर्जा बनेगी, ये ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की, ये जो eV1 ऊर्जा होगी वो किसके फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के फॉर्म में होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, eV1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है और V1 क्या है, C और G के बीच में विभवांतर है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये 3 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉन ग्रिड तार को पार करके प्लेट P पर पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्लेट P पर संग्रहण से परिपथ में धारा
आई प्रवाहित होती है। ये एमीटर है, इसमें धारा कितनी बहती है, आई। ठीक है। प्लेट पी पर विभव V2 का मान ग्रिड तार G के सापेक्ष ग्रिड तार G के विभव V1 के सापेक्ष कुछ कम रखा जाता है। इसका जो विभव है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो V1 से थोड़ी सी कम रख रहे हैं। मान लो कि इसमें से डेल्टा V कम रह रही है, ठीक है, अर्थात V2 इज इक्वल टू V1 माइनस डेल्टा V। यहाँ डेल्टा V को मंदक विभव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसको थोड़ी सी क्या कर देता है, गतिज ऊर्जा को कम कर देता है ये विभव, ठीक है, इसलिए इसको मंदक विभव कहते हैं। और डेल्टा V की आंसर में वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, इसको इधर की तरफ ले आएंगे, इसको इधर की, तो V1 माइनस V2, ठीक है। और डेल्टा V जो होता है उसकी वैल्यू V1 से बहुत कम होती है, ठीक है। फिर छठा पॉइंट है फ्रैंक प्रयोग में कि प्रयोग में ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब है, ठीक है, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब में के अंदर पारे यानी Hg की वाष्प का उपयोग किया जाता है। इसलिए कैथोड सी से उत्सर्जित इसलिए कैथोड सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन रास्ते में Hg परमाणु से टकराते हैं, ठीक है। अभी 6 पॉइंट तो ये हो गए, अभी अपने 4 पॉइंट और है। इन 6 पॉइंट और 4 पॉइंट को मिलाकर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको और थोड़ा ज्यादा समझाऊंगा मैं, तब ज्यादा समझ में आएगा आपके। यदि पूरे 10 पॉइंट आप उतार लोगे, ठीक है, तो एक बार आप ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे जो है लिख लीजिए अपनी कॉपी में, तो 10 के 10 पॉइंट आपके पास होंगे, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आप बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लीजिए।
लिखते रहिए आप, मैं इधर 7वां पॉइंट लिख देता हूं। क्योंकि मास ऑफ Hg एटम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मास ऑफ Hg एटम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अतः यदि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अतः यदि टक्कर किस किस के बीच में, Hg एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, ये भी लिख देते हैं। अतः यदि Hg परमाणु और इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर, Hg परमाणु और इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर, Hg परमाणु और इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है, Hg परमाणु और इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है, तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर से है, तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर के पश्चात ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की टक्कर के पश्चात ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की टक्कर के पश्चात ऊर्जा, टक्कर से पूर्व ऊर्जा, टक्कर से पूर्व ऊर्जा, टक्कर से पूर्व ऊर्जा, चाहे उसको आप 1/2mv² कहो चाहे ev1 कहो, दोनों ही कह सकते हैं। टक्कर से पूर्व ऊर्जा ev1 के बराबर ही रहती, टक्कर के पश्चात ऊर्जा टक्कर से पूर्व ऊर्जा ev1 के बराबर ही रहती है। परंतु यदि टक्कर अप्रत्यास्थ है, परंतु यदि टक्कर अप्रत्यास्थ है, अप्रत्यास्थ मतलब इलेक्ट्रॉन ने अपनी ऊर्जा की हानि कर दी, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा Hg परमाणु को स्थानांतरित कर देता है, Hg परमाणु को स्थानांतरित कर देता है, Hg परमाणु को स्थानांतरित कर देता है, जिससे Hg परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से, Hg परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। परंतु यदि टक्कर अप्रत्यास्थ है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा Hg परमाणु को स्थानांतरित कर देता है, जिससे Hg परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा टक्कर के पश्चात कम हो जाती है, माना इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में E की कमी आ जाती है, माना इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में E की कमी आ जाती है, ठीक है। तो अप्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। मान लीजिए कि पहले जो थी 50 से टक्कर या फिर आप कहो कि टक्कर नहीं हो रही है, उस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा थी उसको अपन ने 1/2 mv² से लिखा है। अब उसको अपन 1/2 mv1 से स्क्वायर से लिख देता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv1² निम्न हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/2 mv² इक्वल टू 1/2 mv1² इक्वल टू ev1 में से ई ऊर्जा किसको स्थानांतरित कर दी इसने? Hg परमाणुओं को। तो अब ये हो जाएगी, ev1 नहीं रहेगी। अब ev1 में से ये इसको कम हो गई। अब ये मान लीजिए देखो ev1 में से कुछ ऊर्जा को घटा देंगे तो ये भी तो चेंज हो जाएगा इधर के। तो अब जो वेग होगा, मास में तो कोई चेंज होगा नहीं, वेग में चेंज हो जाएगा। अब वेग क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7वां पॉइंट भी हो गया। देखिए, यदि ev1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E है, ठीक है, तो आपके पास हाफ mv1² अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी इस स्थिति में जो अगर मान लो अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी ऊर्जा दे देता है, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा लगभग कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन प्लेट P तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे धारा I में कमी आ जाती है, धारा I में कमी आ जाती है। लिख लीजिए,
ये 7 पॉइंट हो गए हैं अपने, 3 पॉइंट और बचे हुए हैं। आठवां पॉइंट है कि इस प्रयोग में विभवांतर V1 को, इस प्रयोग में विभवांतर V1 को शून्य से धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे, शून्य से धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और एमीटर से धारा I, एमीटर से धारा I का मापन किया जाता है, एमीटर से धारा I का मापन किया जाता है। इस प्रयोग में विभवांतर V1 को शून्य से धीरे धीरे बढ़ाकर जो धारा I प्राप्त होगी उसका मान ज्ञात किया जाता है या मापन किया जाता है। ठीक है, अब इस प्रयोग में प्राप्त परिणामों को हटा देता हूं। ये वाली लाइन वहां से लिख लोगे आप, 8वें पॉइंट की एक लाइन तो वहां से लिख लोगे, तो यहां लिख देता हूं। आठवां पॉइंट वहां से लिखोगे एक लाइन पहले, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके यहां से लिखोगे इस प्रयोग में प्राप्त परिणामों को, यह 8वां पॉइंट ही है। इस प्रयोग में प्राप्त परिणामों, इस प्रयोग में प्राप्त परिणामों को निम्न चित्र में दर्शाया गया है, निम्न चित्र में दर्शाया गया है, या निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है, ग्राफ भी कह सकते थे इसको। ठीक है, ये अपन ये ग्राफ बनाएंगे, किस किस के बीच में बनाएंगे, ये अपन बनाएंगे V1 और I के बीच में। किस किस के बीच में बनाएंगे, V1 और I के बीच में। ठीक है, I और V1 के बीच में। धारा बहुत कम होती है, ये मिली एम्पियर की कोटि की होती है। ठीक है, ये है V1। V1 क्या है यहाँ पे, कैथोड ग्रिड विभवांतर, V1 पोटेंशियल। ठीक है, नीचे बना V1। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है किस तरीके से मिलेगा अपन को, जब अपन शून्य से धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसको, अपन 5, यहाँ पर V1 इक्वल टू 5 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर V1 इक्वल टू मान लीजिए 10 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर V1 इक्वल टू मान लीजिए 15 वोल्ट है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब अपन, ये 5 है, जब शून्य से धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो ये देखते हैं यहाँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पर V1 का मान 4.9 वोल्ट है। यहाँ पर जो V1 का मान है
4.9 वोल्ट। ठीक है, एक इसी तरीके से एक लाइन और बना लेता हूँ, ये भी क्यों बना रहे हैं पता चल जाएगा। यहाँ पर जो V1 का मान है वो है 9.8 वोल्ट। इसको यहाँ बना दो, एक काम यहाँ लिख दीजिए, ये है 9.8 वोल्ट। ठीक है, ये ग्राफ कैसा मिलता है कि जैसे जैसे पर यहाँ पर V1 की वैल्यू है 0, यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या है 0। तो शून्य से धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो धारा का मान पहले बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, शून्य से धीरे धीरे बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़कर ये 4.9 वोल्ट पर सबसे अधिकतम हो जाएगी धारा। ठीक है, और वापस से 4.9 से जैसे ही ज्यादा करेंगे अपन वोल्ट तब, ठीक है, वापस से धारा में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके का परिणाम अपन को मिलेगा। फिर जैसे अब गिरावट आ गई, ठीक है, एकदम से गिरावट आ जाती है इसमें, फिर और ज्यादा वोल्ट बढ़ाएंगे अपन तो फिर वापस धारा में वृद्धि होने लग जाती है। फिर अपन जब 9.8 जब हो जाता है, जब V1 इक्वल टू 9.8 हो जाता है, तब धारा वापस से क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और 9.8 के बाद में जस्ट क्या हो जाती है, वापस से कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन को ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ मिलता है, ये धारा, यहाँ पर V1 इक्वल टू 4.9 है, यहाँ पर 9.8 है, इस तरीके से आएगी। इसको अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे V1 इक्वल टू इतना, V2 इक्वल टू, ये यहाँ पर V1 इक्वल टू इतना चाहिए, तो देख कैसे लिखेंगे, बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। नहीं बना रहे, यहाँ पर 4.9 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9.8, यहाँ पे 10। तो अपन ये ग्राफ बनाने के लिए 5-5 के इंटरवल में अपन ने इसको बांट दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 से थोड़ा सा इधर की तरफ 9.8 है, ऐसे 10 से थोड़ा इधर, सॉरी 5 से थोड़ा सा इधर की तरफ 4.9, और 10 से थोड़ा सा इधर की तरफ 9.8। ये आप खुद चेंज करोगे, ये आपको एमीटर अपने आप चेंज होगी धारा। मैंने बताया था उसमें क्रॉस चिन्ह बन रहा था V1 पे, तो यानी कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो V1 आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और धारा कहां से नापोगे आप, एमीटर से। ठीक है, ये 8वें पॉइंट के अंदर ही है। अब 8वें पॉइंट को ग्राफ बनाने के बाद अपन 2 पॉइंट में डिवाइड कर देंगे, छोटा 1 और छोटा 2 लिखेंगे इस तरीके से रोमन संख्या में। आठवें पॉइंट को 2 भागों में डिवाइड करेंगे अपन, एक तो 4.9 वोल्ट वाले के लिए, एक 9.8 वोल्ट के लिए।
ये चित्र बनाएंगे, चित्र के बाद में इस तरीके से पॉइंट 1 डाल के लिखना है इसमें, फिर अपन पॉइंट 2 डाल के लिखेंगे, ठीक है। पहले 1 पॉइंट डाल के लिखोगे, फिर उसके बाद में 2 पॉइंट डाल के लिखोगे। अब पॉइंट नंबर 1 डालकर लिखिए, पॉइंट नंबर 1 डालकर लिखिए, पॉइंट नंबर 1 डालकर लिखेंगे कि V1 बढ़ाने के साथ साथ धारा I में वृद्धि होती है। V1 बढ़ाने के साथ साथ धारा I में वृद्धि होती है, और जब V1 इक्वल टू 4.9 वोल्ट हो जाता है, और जब V1 इक्वल टू 4.9 वोल्ट हो जाता है, तब धारा I में अचानक से गिरावट आ जाती है। और जब V1 इक्वल टू 4.9 वोल्ट हो जाता है, तब धारा I में अचानक से गिरावट आ जाती है। V1 इक्वल टू 4.9 वोल्ट हो जाता है, तब धारा I में अचानक से गिरावट आ जाती है, क्योंकि Hg परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर Hg परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर और प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के मध्य अंतर, Hg परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर और प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के मध्य अंतर E इक्वल टू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कैपिटल E इक्वल टू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल E इक्वल टू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है। अतः दूसरी लाइन में लिखोगे, अतः जब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है, अतः जब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है, जब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है, तब तक इलेक्ट्रॉन की टक्कर से Hg परमाणु उत्तेजित नहीं हो सकता। तब तक इलेक्ट्रॉन की टक्कर से Hg परमाणु उत्तेजित नहीं हो सकता है, तब तक इलेक्ट्रॉन की टक्कर से Hg परमाणु उत्तेजित नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे, चलो इसमें एक थोड़ी सी और ऐड कर लीजिए, अर्थात टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ रहती है, अर्थात टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ रहती है। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन टक्कर द्वारा अपनी ऊर्जा Hg परमाणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं। टक्कर द्वारा अपनी ऊर्जा Hg परमाणु को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे Hg परमाणु प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, जिससे Hg परमाणु प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, जिससे Hg परमाणु प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे ये मंदक विभव को पार करके प्लेट P तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, जिससे ये मंदक विभव को पार करके प्लेट P तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। प्लेट P तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। इस कारण धारा I में तेजी से गिरावट आती है।
इस कारण धारा I में तेजी से गिरावट आती है। इस कारण धारा I में तेजी से गिरावट आती है। ठीक है, इस कारण धारा I में तेजी से गिरावट आती है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। ऐसा 8वें का दूसरा नंबर है। यदि V1 में और अधिक वृद्धि की जाती है तब पुनः धारा I में वृद्धि होने लगती है। यदि V1 में और अधिक वृद्धि की जाती है तब पुनः धारा I में वृद्धि होने लगती है। यदि V1 में और अधिक वृद्धि की जाती है तब पुनः धारा I में वृद्धि होने लगती है। V1 में और अधिक वृद्धि की जाती है तब पुनः धारा I में वृद्धि होने लगती है। और V1 इक्वल टू 9.8 वोल्ट होने पर, और V1 इक्वल टू 9.8 वोल्ट होने पर पुनः I में गिरावट प्राप्त होती है। V1 इक्वल टू 9.8 वोल्ट होने पर पुनः I में गिरावट प्राप्त होती है। I में गिरावट प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि दूसरी लाइन में लिखेंगे, क्योंकि कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुनः 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। पुनः 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और अप्रत्याशित टक्कर के कारण इस ऊर्जा को Hg परमाणु को स्थानांतरित कर देते हैं, और अप्रत्याशित टक्कर के कारण इस ऊर्जा को Hg परमाणु को स्थानांतरित कर देते हैं। जिससे ये इलेक्ट्रॉन मंदक विभव के कारण प्लेट P तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिससे ये इलेक्ट्रॉन मंदक विभव के कारण प्लेट P तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मंदक विभव के कारण प्लेट P तक नहीं पहुंच पाते हैं और धारा I में दूसरा गणित प्राप्त होता है। धारा I में दूसरा गणित प्राप्त होता है। तो 8वां पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अपन 9वां पॉइंट लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के संगत तरंग संख्या जिसको किससे डिनोट करते हैं 1/λ निम्न होती है। क्या होती है? तरंग संख्या
कहां से निकालेंगे, क्योंकि आपके पास E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है। क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू होता है और इसको अपन लिख सकते हैं एच न्यू को अपन लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो आप एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है, या एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू अपने पास ई हो जाएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा निकालना है तो ई को अपन एस सी का क्या देना पड़ेगा, भाग, अच्छा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू ई अपॉन एस सी, एच सी, ठीक है ना। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू ई अपॉन एस सी। ई आपके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा दे रखी है, एच और सी को अपन जानते ही हैं, ठीक है, एच और सी को अपन जानते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा जो है आपके पास आएगा वो कितना आता है, 1 अपॉन लैम्डा को अपन कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 8065 सेंटीमीटर, 8065 सेंटीमीटर इनवर्स, 8065 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में, ठीक है, Hg परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी है, Hg परमाणु की, Hg परमाणु की प्रथम ऊर्जा स्तर, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ऊर्जा Hg परमाणु के प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के संगत ऊर्जा, के संगत उत्तेजन ऊर्जा, के संगत उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा E इक्वल टू कितनी होती है, E इक्वल टू होती है अपने पास 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की संगत तरंग संख्या इतनी होती है, अतः 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के संगत तरंग संख्या, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के संगत तरंग संख्या अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की संगत तरंग संख्या 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू, आप क्या कर दीजिए, ऊर्जा 4.9 इंटू 8065 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 39,518 सेंटीमीटर इनवर्स। बता लीजिए ये लिख लीजिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की संगत तरंग संख्या है तो 4.9 के संगत इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे।
ये लिखने के बाद आप किसी नवे पॉइंट में लिखोगे फ्रैंक और हर्ट्ज ने Hg वाष्प से प्राप्त प्रकाश, कॉमा, फ्रैंक और हर्ट्ज ने Hg वाष्प से प्राप्त प्रकाश, फिर उसके बाद कॉमा, प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और पाया कि फ्रैंक और हर्ट्ज ने Hg वाष्प से प्राप्त प्रकाश, फिर कॉमा, के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और पाया कि जब V1 कैपिटल V1 है, जब V1 इज ग्रेटर देन 4.9 वोल्ट होता है, और पाया कि जब V1 इज ग्रेटर देन 4.9 वोल्ट होता है तब Hg वाष्प से प्राप्त स्पेक्ट्रम में, तब Hg वाष्प से प्राप्त स्पेक्ट्रम में वास्तव में इस तरंग संख्या के संगत स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। Hg वाष्प से प्राप्त स्पेक्ट्रम में वास्तव में इस तरंग संख्या के संगत स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। Hg वाष्प से प्राप्त स्पेक्ट्रम में वास्तव में इस तरंग संख्या के संगत स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। इस तरंग संख्या के संगत स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है, रेखा प्राप्त होती है। दोबारा बोल रहा हूं शुरू से। इसके बाद में आपको क्या लिखना था कि फ्रैंक और हर्ट्ज ने Hg वाष्प से प्राप्त प्रकाश, फिर कॉमा, के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और पाया कि जब V1 इज ग्रेटर देन 4.9 वोल्ट होता है तब Hg वाष्प से प्राप्त स्पेक्ट्रम में वास्तव में इस तरंग संख्या के संगत स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। फिर इससे अगली लाइन में लिखेंगे आप, इससे अगली लाइन में, इससे यह सिद्ध होता है कि, इससे यह सिद्ध होता है कि, इससे यह सिद्ध होता है कि Hg परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में, Hg परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर होता है। Hg परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर, Hg परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर होता है। Hg परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर होता है। अर्थात Hg परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, अर्थात Hg परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, अर्थात Hg परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, अर्थात Hg परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं। ठीक है, तो ये 9वां पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है। फिर आप लिखोगे 10वां पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में लिखो फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग अन्य गैसों तथा वाष्पों पर दोहराया गया है। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग अन्य गैसों और वाष्पों पर भी दोहराया गया है। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग अन्य गैसों और वाष्पों पर भी दोहराया गया है। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग अन्य गैसों और वाष्पों पर भी दोहराया गया है। और प्रत्येक बार परमाणुओं में विविध ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि होती है। और प्रत्येक बार परमाणुओं में विविध ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि होती है। प्रत्येक बार परमाणुओं में विविध ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि होती है।
प्रत्येक बार परमाणु में विविध ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि होती है। प्रत्येक बार परमाणु में विविध ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि होती है। फिर दूसरी लाइन में लिखे हाइड्रोजन के लिए फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के परिणाम हाइड्रोजन के लिए फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के परिणाम निम्न चित्र के अनुसार प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन के लिए फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के परिणाम निम्न चित्र अनुसार प्राप्त होते हैं। ये हाइड्रोजन पे जो हाईएस्ट करंट आती है वो 10.2 20.4 वोल्ट इस तरीके से आती है। 10.2 वोल्ट पर 20.4 वोल्ट पर फॉर हाइड्रोजन। वहां वो जो पहले अपना जो इस तरीके का ग्राफ आया था ना, उसमें भी साइड में इस तरीके से लिख देना फॉर Hg एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये आपका फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु में जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो सतत न होकर विविक्त यानी कि क्वांटीकृत होते हैं। इन 10 पॉइंटों से अपन ने चीज को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इन 10 पॉइंटों को जो है आप एक बार थोड़ा सा अपनी कॉपी में अगर आपने लिख लिए हैं तो इन 10 पॉइंटों को आप पढ़िए। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में अपन ने क्या किया है। ठीक है, 10 पॉइंटों को एक बार आपको पढ़ेंगे कि 10 पॉइंट में हमने क्या क्या लिखा है, या मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसमें मेन कंसेप्ट क्या है। देखिए कि अपन इसमें ये जो ग्राफ है अपन ये देखिए यहाँ आई और V1 के बीच में ग्राफ बना रहे थे अपन। V1 यहाँ पे क्या था, V1 C और G के बीच का विभवांतर है, C और G के बीच में विभवांतर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब V1 का मान 0 से बढ़ाएंगे अपन, V1 का मान जब 4.9 वोल्ट हो जाता है तब जो एमीटर में धारा है वो अधिकतम हो जाती है, और 4.9 के बाद में तुरंत धारा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, वो और फिर वापस से V1 को और बढ़ाएंगे अपन। V1 को जैसे जैसे इधर की तरफ चल रहे हैं तो V1 को बढ़ा रहे हैं, इधर की तरफ चलेंगे तो V1 घटेगा। इधर की तरफ V1 की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ध्यान रखना इधर की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो V1 को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर वापस 9.8 पर मैक्सिमम आपको करंट मिलेगी, वापस से फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये 9.8 V1 इक्वल टू 9.8 वोल्ट पर आपको मैक्सिमम करंट मिल रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है तब Hg के जो परमाणु हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो आप और एक Hg का परमाणु ले लो, तो Hg का जो परमाणु जो कि उस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, उस नली के अंदर भरा हुआ है, ये Hg परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा तभी लेता है जब इसकी ऊर्जा इतनी होती है कम से कम। ठीक है, जब इससे कम ऊर्जा रहती है इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है तब तक वो जो है Hg परमाणु इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा लेता ही नहीं है। तो Hg परमाणु इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा नहीं लेता है तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा रहती है, वो कौन से रूप में रहती है, गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है।
तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये प्लेट पी तक पहुंच जाते हैं और प्लेट पी तक पहुंचने की वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, Hg परमाणु उनसे ऊर्जा ले लेते हैं। ठीक है, Hg परमाणु उन इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा ले लेते हैं और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा ले ली तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा बची नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे और यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो धारा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, फिर जो है वापस से ऊर्जा बढ़ाई अपन ने। ठीक है, वोल्ट बढ़ा रहे, वापस ऊर्जा बढ़ाई अपन ने। फिर वापस से क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसके संगत हुई, ठीक है, तब उन्होंने वापस Hg परमाणु ने ऊर्जा ले ली। ठीक है, और वापस से ऊर्जा लेने के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी आ गई, जिससे इलेक्ट्रॉन वापस से वहां प्लेट पी पर नहीं पहुंच पाए और धारा में कमी आ गई। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, ये Hg परमाणु हर एक ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये 4.9 वोल्ट के संगत ऊर्जा या फिर 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को या फिर 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को, इसी प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, Hg परमाणु इलेक्ट्रॉन से। इससे ये सिद्ध होता है कि जो परमाणु में जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्या होते हैं, एक फिक्स गैप में होते हैं। ठीक है, सतत नहीं होकर विविक्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर सतत होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कुछ भी ऊर्जा होती है वो सारी की सारी ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। Hg परमाणु जब इतनी ऊर्जा कम से कम बनती है तभी वो Hg परमाणु इलेक्ट्रॉन लेते हैं। Hg परमाणु ऊर्जा लेता है, नहीं तो Hg परमाणु इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा नहीं लेता है। इसका कारण यही हुआ कि प्रथम उत्तेजित Hg परमाणु का जो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा इतनी है। ठीक है, तो ये इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो सतत न होकर विविक्त होते हैं, यानी उनके बीच में पर्टिकुलर क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, तो ये फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग से ये चीजें सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो इन 10 पॉइंटों को आप जो है पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा ये पॉइंट जो मैंने है इसी तरीके से बनाए हैं कि याद रखने में आपको सुविधा रहेगी। ठीक है।